स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट्स का कंटिन्यूएशन है। तो चलिए देखते हैं आगे। जो पिछला कंसेप्ट बताया था उसके आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सर, यहाँ पे देखते हैं इन ax by about in ax by given substance इसमें होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ax by equals to equivalent weight of a plus equivalent weight of b, ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए assuming that कि ax by एक सॉल्ट है, यहाँ पे हम इसको सॉल्ट ले रहे हैं क्योंकि अगर ये रिडॉक्स होगा तो हमें फिर पूरी रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, लेट m इज द मोलर मास, let m is molar mass of ax by, then what is the equivalent weight of ax by? m divided by x into y। x into y क्या हो जाएगा बच्चों, इसका n फैक्टर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पर हम एक बात कहें, यहाँ पे m ऑफ a अपॉन x प्लस m ऑफ b अपॉन y, ये इसके सम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि a पर जो आपका चार्ज होगा वो नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं। ये आपका m ऑफ a अपॉन y होगा और m ऑफ b अपॉन x होगा। ठीक है, क्योंकि इस पर जो चार्ज है वो y का है, इस पर जो चार्ज है वो x का है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल if we talk about calcium carbonate, so equivalent weight of calcium carbonate CaCO3, तो ये क्या हो जाएगा CaCO3, इनफैक्ट इसका जो एन फैक्टर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होगा तो यहाँ पर Ca++ बनता है और कार्बोनेट माइनस माइनस बनेगा। ठीक है, तो एन फैक्टर 2 हो गया, क्योंकि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव ही ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा m ऑफ CaCO3 अपॉन 2 इक्वल्स टू m ऑफ Ca प्लस m ऑफ Ca प्लस प्लस बाई 2 एंड m ऑफ कार्बोनेट बाई 2 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका आएगा, बिल्कुल ये आएगा 100 अपॉन 2, ये आएगा 40 अपॉन 2 और ये आएगा 60 अपॉन 2। तो ये कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं, अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ से नेक्स्ट में बच्चों क्या हमको देखना है कि इन ax by in given mass of, in given mass of ax by
equivalents, number of equivalents in AXBY equals to equivalents of A equal to equivalents of B हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए इसका भी एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव, अगर हमारे पास 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट, देन यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट equals to equivalents of calcium, equivalents of calcium equal to equivalents of carbonate। देखिए यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, मास डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। आई मीन मास इसका है 50 ग्राम और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है 50। अच्छा यहाँ पे देखिए अगर हमारे पास 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कितना होगा 20 ग्राम और इसका इक्विवेलेंट वेट भी 20 है, ठीक है, ये 20 है। और 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बोनेट होगा 30 ग्राम और इसका इक्विवेलेंट वेट भी कितना है 30 है। तो आप देखिए सबके इक्विवेलेंट्स क्या है 1 आए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, काफ़ी यूजफुल है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए एक एसिड 1 है और दूसरा है एसिड 2 and it's reacting with a base NaOH and giving some product. So in this case equivalents of acid 1, equivalents और मिली equivalents कह सकते हैं, equivalents of acid 1 plus equivalents of acid 2 must be equal to equivalents of NaOH, equivalents of NaOH। ऐसे तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंसेप्ट काफ़ी यूज होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस में काम आएंगी, ठीक है। ऐसे ही आप लिख सकते हो, इट्स सिंपली अप्लाइड आल्सो फॉर, अगर दो बेस है बेस 1 प्लस बेस 2 एंड प्लस एसिड, आई मीन दो बेस मिलके एक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, बेस का इक्विवेलेंट्स, दोनों बेस के इक्विवेलेंट्स का सम मस्ट बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, ठीक है। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस 1 प्लस इक्विवेलेंट्स बेस 2 equals to equivalents of acid हो जाएगा, ठीक है बच्चों। The same is applicable in oxidizing and reducing substances also, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग 1 है प्लस ऑक्सीडाइजिंग 2 है
and both are reacting with one substance, that is reducing substance and giving some products. So इस केस में बच्चों हम लोग ये, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एसिड्स का इक्वलेंट्स, इसको शॉर्ट में इक्वलेंट्स 1 प्लस इक्वलेंट्स 2 इक्वल टू इक्वलेंट्स ऑफ 3, मतलब रिड्यूसिंग के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ रिड्यूसिंग 1 है, यहाँ रिड्यूसिंग 2 है, और इससे एक ही ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन कर रहा है एंड गिविंग सम प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स। सो अगेन यहाँ इक्वलेंट्स ऑफ reducing 1 plus equivalents of reducing 2 must be equal to equivalents of ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस हो जाएगा। ये बड़ी जनरल सी चीज़ है, कॉमन सी चीज़ है, क्वेश्चंस में लगती रहती है। ठीक है, तो ये सब आएगा तो आप क्वेश्चन में आप लगाएंगे पहचान के। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद हम जो है यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे एंड ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और इन केस में बहुत सारे IIT-JEE के क्वेश्चन इस पर ही बेस्ड है आते हैं, तो इसको ध्यान रखिए, लगाइए। जैसे देखिए क्या मैं कहना चाहता हूँ, सपोज कि एक सब्सटेंस A है एंड ये आपका इट्स कन्वर्टिंग and forming 2B, and B is reacting with any substance C giving 4D. So in this case you have to remember that here B is common in both the reactions. Okay, so suppose if we have the moles of A is small a, then the moles of B will be 2A. Okay, and the moles of B in second equation irrespective of its coefficient will be 2A. Okay, and the moles of D will be 8A. It becomes 4 times because 1 mole of B producing 4 moles of D. Okay, so now actually here moles we are considering moles when A is converting to 2B and B is converting to 4D with reacting with C. But what about equivalents? So can we write the equivalents of B in first equals equivalents of B in first equation equals to equivalents of B in second? No, it's not true always. See, let the n factor of A is n1. Okay, it's n1. Then here we can write equivalents equal to n1A, and here the equivalents will be n1A, right? 1 minute. Equivalents is n1A, okay. Now what will be the equivalents of B in equation 2? So the equivalents
may or may not be equal to N1A. Okay, sorry. In two reactions, if we want to equate the equivalents of B, then, there is a condition. Its n factor must be same. For example, equivalents, here the equivalents of A is N1A of B in second equation. So what I want to say that the equivalents of B in first equation equals to equivalents of B in second equation. It will be equal only if n factor is same in both equations. Okay, n factor is same. So let me consider an example because it's very important concept. Suppose here when I minus is reacting with IO3 minus, it's producing I2, and then I2 is reacting with NaOH minus I2 is reacting with Na2 S2O3 giving NaI and Na2 S4O6. So here students, if we have the moles of I minus is A, okay, then and its n factor is, now suppose A, then what will be the moles of I2? Actually, if we balance this, then it becomes 5I minus 3, it gives 3I2. So it's a 3A by 5. It's a 3A by 5. The moles of, it's a 3A by 5. Okay. And the n factor of I2 is 5 by 3. So equivalents will be A, 3A by 5 into 5 by 3. Now the equivalents of I2 are A. So can we write here the equivalents of I2 equals to A? No. Because here the n factor of I2 is 2 and here the n factor is 5 by 3. Okay. So in this case we cannot equate the equivalents of I2 in first equation equals to the equivalents of I2 in second equation. I mean, to make equivalents equal of I2 in both the equations, their n factor must be same. But here the n factors are different. So you can't write. So finally, what will be the equivalents of I2 in second equation? So here first of all we have to find the moles of I2. And you know, as I told you, the moles of I2, the moles
of I2 will be equal to A, because the moles of I2 in first equation is also A. So moles will be always equal irrespective of their n factor and their stoichiometric coefficients. Okay. So now what is the n factor here? N factor is 2. So equivalents will be 2A. So here the equivalents will be 2A. So you just see, in first case, in first equation, the equivalents of I2 is equal to A, is equal to A. I think some mistake is there. Let me, I think it's, let me rectify, students. Here the equivalents, here just a minute. Yeah, it's okay. But the moles of I2 here are not equals to A. It's a 3A by 5. So let me rectify 3A by 5. So here the equivalents will be 3A by 5 mole into n factor 2. So it will be 6A upon 5. So these are the equivalents of I2 in second equation. Okay. So I hope you understand. Okay. So now let's consider some other factors. See, in two different equations, so I'm giving you conclusion in two different equations, in two different equations for a substance to add, subtract, or to equate their n factors must be same in both equations. कहने का मतलब, अगर कोई एक सब्सटेंस है जो दो डिफरेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और हम ये चाहते हैं कि उनके इक्वलेंट्स को हम इक्वल करें या फिर प्लस करें या माइनस करें, ठीक है। तो इन सारे केसेस में इक्वलेंट्स को इक्वल करने के लिए, प्लस करने के लिए या माइनस करने के लिए स्टूडेंट्स उस सब्सटेंस का दोनों इक्वेशंस में n फैक्टर सेम होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हैं। अगर n फैक्टर सेम नहीं है तो आप मोल्स को आप ऐड कर सकते हो, मोल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन सेम इक्वेशन में भी मोल्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग चलता है, बट दो डिफरेंट इक्वेशंस में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो सब्सटेंस का, मोल्स हमेशा इक्वल होता है। बट इक्वलेंट्स बराबर होने के लिए उसका n फैक्टर बराबर होना चाहिए। इन क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन जेईई में एडवांस लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, और इसको अप्लाई करिए, ठीक है बच्चों। अभी ये लेक्चर आपका यहीं तक है। ओके।